हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम जेईटी एग्ज़ाम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपके मोटिवेशन के लिए कुछ खास पंक्तियाँ हैं। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज़्यादा ही होगा। है ना, यहाँ पे क्योंकि ये कोट मैंने थी वो किस लिए ऐड किया है, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है, हमें थोड़ा गाइड कीजिए, थोड़ा वो कीजिए। बेसिकली आपको करना क्या है बेटा, जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, हमेशा जब आप नया टॉपिक कोई पढ़ते हो तो वो आपको एकदम से रिकॉल नहीं होता है, आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप उसको समझना होता है। और क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को पढ़ते हो, उसके बिहाफ पे क्या होती है, आपकी जो नॉलेज का एक दायरा होता है वो इम्प्रूव होता है ना। तो वही चीज़ इस कोट में भी मेंशन की गई है कि आप कोशिश तो कीजिए, कोई ना कोई तो फ़ायदा अवश्य आपको मिलेगा। बेसिकली अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे, उसी जगह पे स्टक होके रह जाओगे, उससे बढ़िया है कि बोलते हैं कि मतलब कोशिश करने वाले काफ़ी इम्प्रूव कर जाते हैं, जो दूसरे पर्सन होते हैं जो छोड़ ही देते हैं किसी चीज़ को ना करना, है ना। तो उससे बढ़िया है कि आप ट्राई तो करो एटलीस्ट, है ना। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। जो भी हम क्लासेस पढ़ रहे हैं आपको उनको रेगुलर पढ़ो, है ना, क्योंकि मैं बार बार आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ। इसके मेन मोटिव, इसके पीछे का मोटिव क्या है मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे भी हैं वो भी क्या कर पाएँ, जो हमारा लेआउट है, हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे कोई चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपकी मेंटेलिटी भी आपकी उस तरीके से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी पावरफुल कोट है। ओके, तो चलो हम आप आगे कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं आज के हमारे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज़ एन एक्सपेंसिव एंड लार्ज कंप्यूटर फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूज़र। ओके, यहाँ पे बात करिए कि एक तो एक्सपेंसिव होते हैं वो कंप्यूटर, दूसरे क्या होते हैं बेटा, वो लार्ज कंप्यूटर होते हैं। ओके, और क्या हैंडल करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स को वो हैंडल करने का काम करते हैं। तो ये किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं सर, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल कौन सा दिया था कि जितने भी हमारे बैंकिंग के कंप्यूटर्स होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, बेसिकली हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि जब आप एक बैंक की बात करते हो, जैसे मान लेते हैं कि किसी, हमारा सभी का बैंक क्या है, मेन बैंक मान लेते हैं हमारा पीएनबी है। ओके, अब पीएनबी में होता क्या है, पीएनबी मान लेते हैं 10 करोड़ यूज़र सपोज कर लेते हैं। तो देखो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जो यूज़र हैं, इनके क्या होंगे, इन सभी के अकाउंट नंबर होंगे, प्लस इनका जो डेली का क्या होगा, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी इनकी, है ना। कोई पर्सन है वो किसी को पैसे भेज रहा होगा, कोई पर्सन है वो पैसे रिसीव कर रहा होगा। तो ये देखो लार्ज अमाउंट ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 करोड़ यूज़र तो हैं, पर मान लेते हैं हर एक सेकंड में मान लेते हैं कि 1 लाख जो है वो पर्सन है वो अमाउंट भेज भी रहे हैं, और एक दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अमाउंट को रिसीव भी कर रहे हैं। तो देखो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटाबेस, मतलब बोल देते हैं कि 1 लाख यूज़र एक ही टाइम पे, मतलब एक ही सेकंड पे जो पीएनबी का सर्वर है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो सर्वर क्या कर रहा है, सभी की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को डील करने के लिए या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़र्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं सर, हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बैंकिंग का एग्जांपल लेके ही समझाया था, और ये इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर ऐसा ना लिखा हो तो दूसरा और क्या लिखा जा सकता है कि ये बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं, और कैपेबल फॉर सपोर्टिंग 100 और 1000 यूज़र साइमल्टेनियसली, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा, बेसिकली हम बोल सकते हैं 100 या फिर 1000 इतने यूज़र्स को एक साथ वो हैंडल कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल देते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में देखो एनालॉग, तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास जो एक्चुअल में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कौन से कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप बोल देते हो कि सर आज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ये टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप बोल देते हो कि सर मतलब जो है जैसे हम कोई चीज़ कुक कर रहे हैं, तो उस कुकर में कितना प्रेशर उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रेशर भी क्या एक तरीके से वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो आपके पास कुछ इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्या करते हो, मेज़र करते हो, तो वो किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। बाकी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी मैंने आपको समझा दिया था कि बेसिकली जो एक पर्टिकुलर टास्क
परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशली पर्पस के लिए बनाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बोल देते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके बारे में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जो हमारे पास डिजिटल और एनालॉग दोनों की खूबियों से मिलकर बना होता है। तो ये वो कौन सा कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो इसको लिखना होगा, आप ऐसे नोट कर लेना कि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं प्लस हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, मतलब डिजिटल की कुछ खूबियाँ ले लें और एनालॉग की कुछ खूबियाँ ले लें, तो उनसे मिलकर जो हमारा कंप्यूटर बनता है वो हमारा कौन सा बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाता है, अगर डिजिटल प्लस एनालॉग की खूबियाँ मिलकर बनता है तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर वो आता है। ठीक है, तो इन जो टॉपिक्स जो मैंने पॉइंट बताए इनको आप नोट कर लेना, जो जो टॉपिक्स के यहाँ पे पॉइंट थे ना उनको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इज़ अ नेशनल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जो हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जो क्या करता है, जो हमारे पास जितना भी इंडियन मतलब सिटीज़न है उनको इंगेज करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए इंगेज करना, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। तो उसका राइट आंसर क्या बन जाता है, माई गव। ठीक है, माई गवर्नमेंट करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे होता है क्या बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। फिर कई बार जैसे कोई अलग अलग इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेशन चलती हैं, क्विज़ वगैरह चलते हैं, उसके बिहाफ पे आपको क्या मिलती है, प्राइज़ मनी भी मिलती है ना। तो अगर आप माई गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे तो देखना आप डिफरेंट टास्क पे रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे डेली कोई क्विज़ होती है उस पर वो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा काफ़ी पार्टिसिपेशन वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, जो भी इंडियन सिटीज़न है उसको इंगेज करना, किस किस बिहाफ पे इंगेज करना कि वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं गवर्नमेंट के, या फिर इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिसिपेशन हो सकती हैं, क्विज़ होते हैं, जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उनको इंगेज करना विद द यूथ, या फिर हम बोल सकते हैं विद द सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था वो कौन है, आपका माई GOV करके। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी डिजी लॉकर क्या है, बेसिकली डिजी लॉकर का एग्जाम अगर पूछ लिया जाए तो सर ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास क्या गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, क्लाउड क्या है, ये हमारे पास है क्लाउड स्टोरेज फॉर डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप देखते हो ना कि जब आप लाइसेंस बनाते हो, या फिर आप आजकल तो 10th है, 12th है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो आपको डिजी लॉकर पे मिल जाते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजी लॉकर में अपलोड की जाती है, जो पर्टिकुलर संस्था होती है उसके द्वारा। ओके, तो ये क्लाउड स्टोरेज है वो किसके द्वारा ऑथराइज है, ये आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है। तो ये आपने नोट करके लिखना है। बाकी आधार तो आप सभी को ही पता है ना, आधार बेसिकली क्या है, एक 12 डिजिट का एक आप तरीके से यूनिक नंबर है आपके लिए, जो हर एक इंडियन यूज़र को दिया गया है। अगर माई गवर्नमेंट का एक और क्वेश्चन पूछ ही ली जाए, इसकी लॉन्चिंग डेट कब हुई थी, तो इसको भी आप नोट कर लेना कॉपी पे कि जो हमारे पास सर माई GOV का जो प्लेटफॉर्म है ये कब लॉन्च हुआ था, ये हमारे पास जुलाई 2014 में लॉन्च हुआ था। ओके, तो ये पॉइंट है कि इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन क्या बन जाता है, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको भी आपने नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे। ओके, बस वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है बस वही लिखी है यहाँ पे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन वी ऐड अ चार्ट टू द प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। बेसिकली अगर आपको चार्ट वगैरह ऐड करना है कहाँ पे, आपकी प्रेजेंटेशन में, तो आप कौन सा फीचर या फिर कौन सी स्टेप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा। सर हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप आता है, उसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिलता है, चार्ट का ऑप्शन हमें वहाँ पे मिलता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू के अंदर, उसके अंदर इलिस्ट्रेशन ग्रुप आता है, उस ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है चार्ट का। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपने इसको नोट करके लिख लेना है ना। अगर आपको वैसे देखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कैसे दिखता है वो, कि बेसिकली हमें पता है हमारे पास अलग अलग टैब्स होते हैं। यहाँ पे होम टैब आता है, यहाँ पे इंसर्ट टैब आता है। ठीक है, तो जैसे आप इंसर्ट के अंदर जाओगे, तो इंसर्ट के अंदर जाओगे तो होगा क्या, जो इंसर्ट वाले ऑप्शंस होंगे है ना, इंसर्ट वाले जो ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे दिखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप कहाँ पे होगे, इंसर्ट के अंदर होगे, तो यहाँ पे एक ग्रुप आता है, उस ग्रुप का नाम क्या है, बेसिकली उस ग्रुप का नाम है इलस्ट्रेशन ग्रुप। मान लेते हैं यहाँ पे है वो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है सर हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, इलस्ट्रेशन ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर क्या मिल जाते हैं आपको, चार्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखी थी कि क्या होता है, आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे सबसे पहले, इसके बाद हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें से एक ग्रुप आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर हमें कौन सा ऑप्शन मिल जाता है सर, चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अगर मुझे कोई चार्ट वगैरह अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना है तो।
तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारा ऑप्शन है। बाकी इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी मतलब पॉपुलर है वो, कि हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछ लूँ मैं कि हमारे पास क्या होता है, एक स्मार्ट आर्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सर स्मार्ट आर्ट एक तो हमारे पास क्या है, ग्राफिक्स को ऐड करने का मैकेनिज्म है, प्लस इसके अलावा स्मार्ट आर्ट जो ग्राफिक होता है ये क्या होता है हमारे पास सर, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, इसको लिख लेना आप, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको क्या दिखाना है, विजुअल फॉर्म में दिखाना है, तो उसको आप किसकी हेल्प से ऐड करते हो, स्मार्ट आर्ट की हेल्प से ऐड करते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या फिर कोई एक प्रोसेस। कई बार इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाती है और कई बार प्रोसेस भी बोली जाती है, तो उसके लिए कौन सा आप यूज़ करते हो, सर हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच आर द करेक्ट स्टेप टू यूज़ मेल मर्ज इन MS वर्ड। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले समझाई थी कि मेल मर्ज होता है क्या, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में देख लें। मैंने बताया था कि मेल मर्ज होता है क्या, जब आप क्या करते हो, एक ही जो कॉमन फॉर्मेट होता है उसको आपको 100 या फिर 2000 या मतलब जितने XYZ जितने भी यूज़र हैं उनका आपको एक ही मेल भेजनी है, कॉमन मेल भेजनी है, बस उसमें उनका नाम या फिर एड्रेस वगैरह चेंज होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, मेल मर्ज एक फीचर होता है MS वर्ड में, उसका आप यूज़ करते हो। ओके, तो बस वही चीज़ पूछ ली गई है यहाँ पे कि अगर आपको मेल मर्ज यूज़ करना है तो आपका जो मेन स्टेप्स क्या रहते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप कहाँ जाते हो सर, हम मेलिंग के टैब के अंदर जाते हैं, ठीक है, MS वर्ड में एक टैब आता है मेलिंग टैब, आप उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर फिर हमारे पास सेट ऑफ अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन मिलता है, मर्ज ग्रुप का, या फिर मेल मर्ज ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, कि हमारे पास ग्रुप मिलता है मेल मर्ज ग्रुप। ओके, तो इस ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन मिल जाता है, मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या लग रहा है पता, कि सबसे पहले क्या आएगा सर हमारा, मेलिंग टैब में जाएंगे, फिर मेल मर्ज का ग्रुप आएगा और उसमें हमें क्या मिल जाएगा, मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, कि हम मेलिंग टैब में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे और फिर हमें स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज फीचर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में, काफ़ी पॉपुलर है वो भी, कि अगर आप मेल मर्ज बना रहे हो तो इसके लिए आपकी दो मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं, टू मेन डॉक्यूमेंट्स इन किस में, आपके मेल मर्ज में। तो इसके लिए आपको कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक तो आपको चाहिए होता है सबसे पहला, कि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप बना रहे हैं, ठीक है। तो एक आपका आ जाता है मेन डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे आपकी वर्ड की फाइल आ गई, ठीक है, वर्ड की फाइल आ गई। दूसरा मैंने क्या बोला, जिसको आप भेज रहे हो उनकी तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डाटा सोर्स बोल देते हैं, ठीक है, डाटा सोर्स उसको बोल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, है ना। देखो होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे समझना है विजुअली होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने MS वर्ड में एक लेटर बना दिया टू, और यहाँ पे कोई पर्सन XYZ, ठीक है, उसको मुझे भेजना है, ठीक है, सब्जेक्ट तो सभी का ही सेम है, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है, ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, पर जिसको मैं भेज रहा हूँ बस उसका नाम क्या अलग है, ठीक है। जो यहाँ पे टू के आगे ये इन्फॉर्मेशन है, बस ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए अलग हो जाएगी, मतलब हर एक पर्सन है उसका नाम चेंज हो जाएगा, बाकी लेटर एक जैसा ही है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक मेन डॉक्यूमेंट, ये मेरा क्या बन गया सर, ये मेरा बन गया पूरा का पूरा मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बन गया मेन डॉक्यूमेंट। अब देखो जिसको मुझे भेजना है, जो मैंने कहाँ पे बना दिया है, यो यहाँ इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे पर्सन्स के नाम चाहिए, क्योंकि टू मुझे किसी को तो भेजना है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेम्स आएंगे, तो नेम्स कहाँ पे आएंगे, किसी ना किसी डाटा सोर्स में, मतलब मैंने एक फ़ाइल बना के रखी होगी जहाँ पे मैंने क्या किया होगा, नाम्स वगैरह लिखे होंगे। तो मान लेते हैं मेरा डाटा सोर्स कौन सा आ गया, मेरी कोई एक्सेल की फ़ाइल, ठीक है, एक्सेल की फ़ाइल आ गई, और एक्सेल की फ़ाइल को मैंने क्या किया है, उसमें एक सेक्शन बना दिया है, एक कॉलम बना दिया नेम का, ठीक है, और उसमें डाल दिया ABC पहले का नाम, ठीक है, फिर दूसरे का नाम DEF करके ऐसे करके मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो नेम्स है, आप क्या करते हो फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे मेल मर्ज में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाटा सोर्स को ऐड करने का, ठीक है। तो जैसे आप डाटा सोर्स ऐड करते हो तो आप क्या करते हो, एक्सेल की जो ये फाइल है इसको डाटा सोर्स ले लेते हो, और जब आप सेंड करते हो तो सेंड होने के लिए क्या होता है, जो आपका यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं ना आपको ABC DEF, तो वो क्या होती है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक
ठीक है। जैसे आप 1 को सेंड कर रहे हो या फिर 1000 को भी सेंड कर रहे हो, उसके बिहाफ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए क्या हो जाती है, यहाँ पे चेंज होती रहती है। जैसे मान लो ABC, जैसे मैंने फर्स्ट मेल किया तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे बन जाएगा 2 यहाँ पे ABC, और मैंने दूसरे को भेज दिया तो यहाँ पे 2DEF ऐसे करके हो जाएगा। इससे मतलब ओवरऑल क्या फ़ायदा मिला हमें ये फ़ायदा मिला सर कि जो कॉमन फॉर्मेट था वो तो वैसा ही रहा, पर जो नाम थे हर एक पर्सन को अलग अलग भेजने को या फिर मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या उसने वर्ड ने क्या किया, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको मर्ज कर दिया, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके बिहाफ पे, और फर्दर लास्ट में क्या किया, उसको शेयर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके जो आपका मेल मर्ज है मोटा मोटा काम करता है। बाकी होगा कभी तो मैं आपकी उसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे वो एक्चुअल में वर्क करता है। स्टेप्स तो सेम ही रहते हैं, पर जो मेन जो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको सोर्स फाइल चाहिए होती है, ठीक है, एक तो डाटा सोर्स चाहिए होता है, एक सोर्स फाइल चाहिए होती है, या फिर उसको मेन डॉक्यूमेंट भी बोल देते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब हमें मेल मर्ज क्रिएट करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बिहाफ पे आपको बताना है कि कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इट, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। यूज वैक्यूम टू, तो ये भी ठीक है। मोर रिलायबल, ठीक है, मोर रिलायबल नहीं थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, मतलब राइट आंसर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा था तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यूज़ ऑफ मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज पे तो वो काम करता था। तो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, थर्ड हमारी फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी। बाकी देखो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं ये रिलायबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं ना वो उनमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर के चांसेस होते थे। क्योंकि हम देखते हैं ना, जो हमारे घर में भी जो हम बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, वैक्यूम ट्यूब होता क्या था बेसिकली, एक हमारे पास ट्यूब ही तो था एक, है ना, उसमें क्या था, एक ट्यूब ही था, है ना, वैक्यूम ट्यूब जो हमारे थे, जो हम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे। इसमें भी क्या होता था बेसिकली, जो वैक्यूम ट्यूब होते थे ये कई बार क्या हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे। तो कोई चीज़ अगर डैमेज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। अब आपकी कोई चीज़ इनपुट अगर आपकी गलत हो जा रही है तो आपकी आउटपुट भी क्या हो जाएगी सर, लास्ट में गलत हो जाएगी। तो इसी की वजह से हम बोल देते हैं कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो रिलायबल नहीं थे, पर यहाँ पे लिखा था मोर रिलायबल, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो रिलायबल क्यों नहीं थे ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब थे और इनके जो एक तरीके से मेंटेनेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अगर थोड़ा भी क्रैक हो जाए, कुछ हो जाए, या फिर ज़्यादा अगर ओवर हीट हो जाए, तब भी ये क्या हो जाते थे, ब्रोक हो जाते थे और टूट जाते थे। उसी की वजह से क्या होता था कि अगर आपकी इनपुट ही उसमें वैक्यूम ट्यूब में गलत चलेगी, है ना, तो उसकी जो आउटपुट है, आपको जो फाइनल आपको रिजल्ट चाहिए होता था वो भी आपको गलत मिलता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपके इस हिसाब से जो है फर्स्ट जनरेशन का ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना। बाकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया था कौन से इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे पास एक ENIAC आता है, इसके अलावा हमारे पास यूनिवैक करके आता है ना। तो ENIAC आता है, यूनिवैक आता है। चलो आपका होमवर्क रहेगा ENIAC की फुल फॉर्म और यूनिवैक की फुल फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं पहले भी, इन दोनों की आपने फुल फॉर्म बतानी है। बाकी जो हमारे पास ENIAC था इसको किसने बनाया था, ठीक है, चलो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक तो JP Eckert और JW मैकलीन ने चलो बनाया था, चलो इस होमवर्क रहने दो, ये आपका होमवर्क रहेगा। इनकी दोनों की फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट करके आपने बतानी है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को ये दोनों बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, रेफरेंसेस चेंजेस व्हेन अ फार्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल इन MS एक्सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि जब भी एक रेफरेंस चेंज होता है ना, कब चेंज होता है, जब एक फार्मूला आप कॉपी करते हो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। ठीक है, बोलने का मतलब है कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी सेल में मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्या बनाया, एक ऐड का फंक्शन आपने यहाँ पे यूज़ किया, सपोज कर लेते हैं। तो जब आप क्या कर रहे हो, इस ऐड के फॉर्मूले को आपने इस सेल पे लगाया है, पर आप क्या कर रहे हो, जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेकर आ रहे हो, है ना, तो मतलब क्या कर रहे हो आप, इस फॉर्मूला को भी कॉपी कर रहे हो। तो होता क्या है, मान लेते हैं आपने ऐड यहाँ पे किया है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, और जब आप इसको ऐड कर रहे हो, इज इक्वल टू ऐड, और यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहे हो, मान लेते हैं हमारे पास A1 आ गया, ये B1 आ गया, और ये मेरे पास C1 सेल आ गया। रुको इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसको आप ऐसे सपोज कर लो, ये आपकी आ गई एक्सेल की फाइल। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल में आपको पता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो मान लेते हैं आगे आपके पास आ गया A B C D, और ये आ गया आपका E,
और यहाँ पे आ गया आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या किया, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी 2, यहाँ पे डाल दी 3, यहाँ पे डाल दी 4, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे डाल दिया 4। ऐसे करके आपने वैल्यूज़ डाल दी और इस जगह पे आपने फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, आपने सी में फार्मूला यूज़ किया इज़ इक्वल टू आपने यूज़ किया और यहाँ पे कर दिया सम यूज़ कर लिया और क्या कर दिया आपने A1, B1 आपने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो। इसको मैं यहाँ पे डी और ई को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनका काम नहीं है, आप सिर्फ इतना ही समझो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। मान लेते हैं आपकी कौन सी सेल आ गया, सी आ गया, और यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया A1, B1। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो सम किस किस की वैल्यू होगी, हमारी A1 की। देखो A1 कौन है, एक तो A और 1, A1 मतलब ये वाली सेल, तो इसका मतलब है सम क्या हो जाएगा 2 प्लस दूसरा कौन सी वैल्यू मैंने बोली V1, B ये रहा और 1 रो कौन सी है ये वाली, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि B यहाँ पे और C मतलब 1 हमारा यहाँ पे, 1 हमारा ऐसे चल रहा है और B हमारा यहाँ पे है, तो इंटरसेक्शन पे कौन सी वैल्यू हमें मिली, 3 हमें मिली। तो 2 + 3 हमारे पास इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा, हमारा 5 बन जाएगा। अब देखो जब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को क्या कर देते हैं, अपने माउस से क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं, मतलब इसी चीज़ को नीचे 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 फार्मूला को कॉपी करते जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे फार्मूला कॉपी होता है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा किस में, जैसे यहाँ पे A1 से B1 था तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम कौन सा रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। इसने किससे रिलेट किया, A1 B1 था तो अगला इसने किससे रिलेट कर लिया, अगला कौन सा आएगा A2 B2। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा A2 B2 और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 9। ठीक है, तभी जब एक्सेल आप यूज़ करते हो ना और आपने एक में फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया है, एक में आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया है और आप जैसे माउस से उसको नीचे 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 लेकर आते हो तो होता क्या है, वो फॉर्मूला सभी में कॉपी होता रहता है और वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसके बिहाफ पे रिजल्ट इवेल्युएट करता रहता है ना, किसके बिहाफ पे, जैसे आपने रेफरेंस स्टार्टिंग में इन दोनों का लिया था तो जैसे आपने उसको नीचे नीचे वाले सेल पे कॉपी करके लिया फॉर्मूला तो उसने रेफरेंस इन दोनों का ले लिया। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो रिलेशन देखता है कि जैसे आपने पहले रिलेशन लगाया था A1 B1 का और अब आपका जैसे आपने उसको नीचे लेकर आया तो वो अपने सामने वाला रिलेशन देखता है। यहाँ पे कितना बन जाता है A1 मतलब A2 B2, फिर उसके अगले के लिए कितना बन जाएगा A3 B3। तो इस सेल में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 + 4 10 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके जो होता है आपका एक्सेल में जो है फॉर्मूला ऐसे वो वर्क करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम सर, रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मैं ना क्या बोलना चाहता हूँ, कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। तो आप जैसे प्रैक्टिकल करते हो तो आपको तब ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं, पर जितना हो सके मैंने ग्राफिकली आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी इज़ यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, कि जो हमारे डिजिटल कैमरा होते हैं वहाँ पे किस टाइप की जो मेमोरी है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, ये मैंने चलो आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी कि हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, एक फ्लैश मेमोरी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, जैसे आप SD कार्ड देखते हो ना अपना, ठीक है, SD कार्ड देखते हो, वही क्या होती है आपकी सर, फ्लैश मेमोरी होती है। जब आप कई बार कैमरा देखोगे, और किसी ने कैमरा देखा होगा ना तो उसने देखा होगा सर हमारे पास कुछ मेमोरी कार्ड होता है, इस टाइप का होता है, बड़ा सा मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल तो जैसे हम मोबाइल में डालते हैं वो तो चलो छोटा होता है, वो तो इतना होता है ना, छोटकू सा होता है वो, पर जब मेमोरी कार्ड में डालते हैं वो थोड़ा बड़ा कैमरा होता है। ठीक है, तो कैमरा देखो, कैमरे की जो मेमोरी है वो तो दोनों की चलो SD कार्ड की होगी जब हम मोबाइल में डालते हैं, और जो कैमरा की होती है SD कार्ड, उन दोनों का क्या होता है, साइज़ में फ़र्क होता है, पर उन दोनों का जो मेमोरी टाइप है वो एक ही होता है। मतलब किस मेमोरी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो हमारे फ्लैश मेमोरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जितने आपके डिजिटल कैमराज होते हैं, अगर आप कभी देख पाओ प्रैक्टिकल में तो इसको देखना आपने, कि जो आप फ़ोन में डालते हो ना कि अपना एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, एक्सटेंडेड जो मेमोरी कार्ड होता है वो छोटा होता है, पर जब आप किसी कैमरा में डालते हो या फिर कभी आप किसी शादी फंक्शन में जाओगे तो कैमरा मैन से पूछना कि आप मुझे अपने कैमरा का मेमोरी कार्ड दिखाएंगे ज़रा, तो जैसे वो दिखाएंगे आपको तो आप देख लेंगे वो कितना बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका नॉर्मल जो मेमोरी कार्ड होता है। तो उसी मेमोरी कार्ड को क्या बोला जाता है इन टर्म ऑफ कंप्यूटर, उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो आपने इसको नोट करके लिख लेना है। बाकी फ्लैश मेमोरी क्या होगी, देखो फ्लैश मेमोरी क्या कर रही है, डाटा परमानेंटली स्टोर कर रही है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी सर, हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आ जाएगी।
ओके, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, इनको भी आप नोट करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास था, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ डिज़ाइंड एज, कि जो हमारे पास पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है उसको, सॉरी यहाँ पे डेजिग्नेटेड लिखा है ना, डेजिग्नेटेड है, तो उसको कैसे हम डेजिग्नेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सेकंड राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये शायद मतलब दिल्ली में एग्ज़ाम हुआ था शायद एक ना, उसमें ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, तो दिल्ली में एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है कि हमारे पोस्ट इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी होती थी उसको डेजिग्नेट किया गया था इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर। क्योंकि जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी होती है ना, ये मैनिपुलेशन कर सकती है किस चीज़ का, इन्फॉर्मेशन का क्या कर सकती है, मैनिपुलेशन कर सकती है। और बाकी हम बोल सकते हैं जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको अगर डिजिटलाइज हमें चेक करना है तो वो भी कौन करती है, हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी करती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि नॉलेज, हमारी नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है। ओके, एक बार एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी गई थी, इसी से मिलती जुलती, क्योंकि वो कंप्यूटर की टर्म में आ जाती है, पर ये टर्म वहाँ पढ़ाई जाती है जहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आती है नॉलेज इकोनॉमी। अब नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या है, ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या है, बेसिकली ये इकोनॉमी होती है जो फोकस करती है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती है, फोकस करती है किसके ऊपर, हमारी प्रोडक्शन, कि कितनी हमारी प्रोडक्शन हुई और कितना हमने क्या किया, मैनेजमेंट पे यूटिलाइज किया, मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है जब हम इकोनॉमिक्स की टर्म में आईटी का यूज़ करते हैं। तो ये आप नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर वैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि डिजिटल सिग्नेचर होता है क्या है ना, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो इनमें से अगर बोला जाए कि कौन सा उसका फीचर नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिटेंडेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली रिटेंडेंसी होता है क्या है, ये बेसिकली एक हम बोल देते हैं कि जब भी आप क्या करते हो, किसी डाटा का डुप्लीकेट कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, एक मेरे पास एक टेबल है। अब मान लेते हैं इस टेबल में मैंने क्या किया, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की है। मान लेते हैं मेरे कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं ABC मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, फिर DEF भी मेरा स्टूडेंट है, पर ABC की इन्फॉर्मेशन मेरी 2 बार मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, जो मेरा ABC का स्टूडेंट है, इसकी इन्फॉर्मेशन देखो, एक तो यहाँ पे आ गई और एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सर ये डाटा क्या बन गया, मेरा डाटा यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, डुप्लीकेट मेरा डाटा हो गया है। तो जो डाटा डुप्लीकेसी हो जाती है, इसी को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, डाटा रिटेंडेंसी बोलते हैं। कि मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक से ज़्यादा क्या हो रही है, वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, या फिर क्योंकि अगर देखो एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी क्या हो रही है, स्टोरेज की वेस्टेज हो रही है। दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे मेरे पास कोई और बच्चा हो सकता था, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी और बच्चे की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता था, पर क्योंकि ये डाटा डुप्लीकेट है, इसकी वजह से मेरी क्या हो रही है, स्टोरेज की वेस्टेज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंडेंसी बोलते हैं। और ये हम पढ़ते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS में ही हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, रिटेंडेंसी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी जो मैंने ये पढ़ा डिजिटल सिग्नेचर में, तो डिजिटल सिग्नेचर में मैंने क्या आपको इंटीग्रेटेड मैंने बता दिया था, है ना। रिटेंडेंसी तो मैंने बता दिया इसका होता है कि अननेसेसरी या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है। बाकी ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं कि डिजिटल सिग्नेचर में क्या क्या फीचर्स होते हैं। नॉन रिप्रोड्यूशन होता है, इंटीग्रिटी होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने क्या करनी है, कॉपी पे नोट करके लिख लेनी है। ठीक है, तो बस वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ ब्लूटूथ। कि ब्लूटूथ का इनमें से कौन सा यूज़ नहीं है। तो देखो ब्लूटूथ से आप क्या कर सकते हो, वायरलेसली कंट्रोल, अपने हेडफोन ऐड करते हो, सर करते हैं। कनेक्ट विद वेब सर्वर विद सर्च इंजन, ये काम आप नहीं करते। आपने कभी देखा कि ब्लूटूथ की हेल्प से आप वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पाते हो, है ना। तो यहाँ पे नोट पूछा था, तो यहाँ पे सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें, ब्रिज इंडस्ट्रियल इथरनेट वर्क, ये भी आप करवा सकते हो ना। ट्रांसफ़र, कोई आप जैसे फाइल वगैरह शेयर करते हो, जैसे कि बच्चे होते हैं, पहले काफ़ी बच्चे शेयर इट का यूज़ करते थे, है ना। तो जो शेयर इट होता है, इसके अलावा और होते हैं, ठीक है, केशल से जेंडर करके एक होती थी एप्लीकेशन, उसका यूज़ करते थे। तो उसमें आपसे क्या क्या परमिशन मांगता था, एक तो वाईफाई की मांगता था, प्लस आपसे ब्लूटूथ की मांगता था परमिशन, है ना। तो इन दोनों, इनसे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि जो ब्लूटूथ है वो भी क्या कर रहा है, किसी न किसी फाइल शेयरिंग में हेल्पफुल की तरह काम कर रहा है। मतलब आपको यूज़ से क्या हो रहा है, आप उसको किसी फाइल के शेयर करने के लिए आप उसको यूज़
सकते हो ब्लूटूथ को, है ना। तो ट्रांसफ़र फाइल के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह का यूज़ करते हो। पर वेब सर्वर से आप कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हो। बाकी ब्लूटूथ से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ब्लूटूथ होता है कि बेसिकली हमारे पास सर एक शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी होती है। शॉर्ट रेंज क्या होती है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। ओके, और ये बेसिकली हमारे पास, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, एग्जाम में पूछी जाती है कि विद इन मतलब 10 मीटर की ही रेंज होती है कि जो हमारे पास ब्लूटूथ होता है, ये एक तो शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी होती है, पर इसको हम क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं। इसका मतलब है कि उसकी रेंज कितनी होती है, सिर्फ 10 मीटर तक ही होती है उसकी रेंज। तो आपने इसको याद करके लिखना है, इंपॉर्टेंट है सारा। बाकी कल को पूछ लिया कि ब्लूटूथ किसने बनाया था, तो ये इस एरिक्सन कंपनी थी, ठीक है। हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम एक कंपनी पढ़ते हैं, एरिक्सन कंपनी, तो उसके द्वारा एक टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था, ब्लूटूथ था। तो यहाँ पे 3-4 जो पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट, इनको आपने नोट करके लिख लेना है, ठीक है। तो बाकी जिन्होंने ये नोट करना होगा, जैसे यहाँ पर राइट आंसर तो वही आएगा कि बाकी तो सारी चीज़ें होती है ब्लूटूथ में, पर कनेक्ट नहीं कर सकते हम किसी वेब सर्वर या फिर सर्च इंजन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ आपके मन में क्वेरी रहती होगी तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता दिया करो।